Welcome to A-Cube. It's a very effective initiative. और हम लोग कई सेशंस करेंगे तो ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। और आज मैं थोड़ा आपसे साथ हिस्ट्री पर, इतिहास पर बातचीत करूंगा। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग मैं इसके इम्पोर्टेंस पर पहले बात कर लूँ, थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर के साथ। तब आप देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती है इस एग्जामिनेशन में और हम लोग उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितने इंस्टीट्यूशनल थिंग है इंडिया में वो सब डेवलप हुआ अंडर ब्रिटिश हेरिटेज, ब्रिटिश पैट्रोनेज में ही। 190 साल का जो ब्रिटिश शासन था, उसी शासन के दौरान जो भी संस्थागत विकास हुए इस देश में, उसी को इंडिपेंडेंट इंडिया में भी मॉडल बनाया गया 1947 के बाद, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। मगर मॉडल ऑलमोस्ट वही था जो ब्रिटिश शासनकाल में डेवलप हुआ था इस देश में। और उसी दौरान थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इतिहास की एक प्रशासनिक उद्भव है, उस पर बात करें तो 1793 के आसपास आप जानते हैं एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट जज इस पोस्ट को क्रिएट किया था। कलेक्टर ये शब्द ऐसे ही आजकल काफी पॉपुलर है, बट उस समय केवल भूराजस्व इकट्ठा करने के लिए, भूराजस्व कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर पद को बनाया गया था, डीसी एंड डीजे। और 1500 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी थी और 1% कमीशन भी दिया जाता था। जितने भू राजस्व कलेक्ट करें उसका 1% कमीशन भी देते थे। तो इस प्रकार ये जो भू राजस्व प्रणाली थी उसी को ध्यान में रखते हुए इस पद को बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1% कमीशन। शुरुआत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वही इसका अपॉइंटमेंट करते थे। कोई बहुत ही डिफाइंड पैटर्न नहीं था अपॉइंटमेंट का। तो हम देखते हैं कि 1853 में एग्जामिनेशन सिस्टम, जो परीक्षा की प्रणाली है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई और 21 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया। एग्जामिनेशन लंदन में भी होती थी और भारतीयों को भी इस एग्जामिनेशन में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। शुरुआत में भारतीयों के लिए इस परीक्षा में प्रवेश करना काफी मुश्किल था, मगर जब सत्येंद्रनाथ टैगोर इस एग्जामिनेशन में पास किए, पहले भारतीय थे, तो कई सारे भारतीयों को इसमें प्रवेश करने का मौका मिला। एक मॉडल के रूप में सत्येंद्रनाथ टैगोर सेट हो गए थे उनके दिमाग में। तो देखें कि कई सारे भारतीयों का इस परीक्षा में शामिल होना और पास करना, जाहिर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो स्टील फ्रेम थी वो आईसीएस की पोस्ट थी। और अगर भारतीय इस एग्जामिनेशन में और इस पद पर पहुंचते हैं तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए खतरे की घंटी थी। और इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत में कुछ डिस्करेज करने की कोशिश की और 21 से 19 साल
जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कर दिया। हालांकि इसका काफी व्यापक विरोध हुआ तो बाद में फिर 19 से 21 कर दिया गया। इस तरह का तरीका अपनाया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा। मगर इस पूरी ब्रिटिश संरचना में जो राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण का फॉर्मूला था, उसमें ये जो आईसीएस का पोस्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत कड़ी था। और जाहिर है कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि 1919 में सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं, इज अ सुपरमैन। सो 4th रैंक था सुभाष चंद्र बोस का और हाईएस्ट स्कोरर थे इंग्लिश लैंग्वेज में इन द हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर लाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे अंग्रेजी भाषा में, डिफीटिंग ऑल ब्रिटिश मैन। तो सीधी बात यह थी कि सुभाष चंद्र बोस अपनी क्षमताओं के अनुकूल इस एग्जाम में प्रदर्शन, मगर 1920 में उनकी मुलाकात गांधी जी के साथ हो गई और उसके बाद उन्होंने इस परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस परीक्षा के कई सारे इंपॉर्टेंट आयाम थे और बाद में 1947 में इसी पोस्ट का नाम बदलकर आईएएस किया गया। तो जिस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो रीढ़ थी वो आईसीएस का पद था, तो आगे चल करके हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में भी जो रीढ़ डेवलप हुआ गवर्नेंस का, स्टील फ्रेम डेवलप हुआ, वो आईएएस था। तो आप ये समझिए कि कितना महत्वपूर्ण पद जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, और उस पद में जो डाइवर्सिटी ऑफ पावर है, राष्ट्र निर्माण में जो आपका योगदान होगा, जाहिर है कि इतनी आसानी से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो डिफिकल्टीज लेवल है वो काफ़ी हाई ही रहेगा। तो प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू का जो ये प्रक्रिया है उसमें कई सारे प्रिपरेशन के भी अपने अपने आयाम हैं, अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस परीक्षा में कई सारे परिवर्तन लगातार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि उसे और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ करके इसको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। और भारतीय प्रशासन के बारे में ये वीकनेस भी दिखाया जाता है कि जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी है वो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ती है, जिसे और भी ट्रेनिंग के लेवल पर सुधारने की जरूरत है। मगर जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एग्जामिनेशन के दौरान ही हो जाती है। जो डिफिकल्टीज लेवल इतना हाई है, ये आपको सिखाता है कि इन सारे डिफिकल्टीज के ऊपर आप कैसे डोमिनेट करते हैं, और यही प्रिपरेशन का एक मेन थीम भी होता है। तो सब्जेक्ट जितने भी आपने बचपन से लेकर के अभी तक पढ़े हैं वो सब इंटीग्रेटेड है इसके सिलेबस में। फैक्चुअल कम एनालिसिस, एनालिटिकल, बोथ, दोनों ही लेवल पर इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए, आज हम अपने विषय पर ही फोकस रखेंगे और इतिहास पर ही बात करना चाहते हैं। मगर जो स्टूडेंट है उसकी थोड़ी एक मनोदशा भी देख लें कि कोचिंग ज्वाइन करने के पीछे उन लोगों का क्या तर्क रहता है। और इतने सालों में हमने यही महसूस किया है कि चाहे जो भी इंस्पायरेशन का सोर्स रहा हो किसी स्टूडेंट का कि उसे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, मगर जब वो आते हैं क्लास में बैठते हैं तो उन जो टाइम और परफॉर्मेंस का ग्राफ है उसके बारे में मैं आपको एक नज़र देता हूं। टाइम एंड परफॉर्मेंस का ग्राफ ये देखिए। टाइम का ग्राफ देखें तो ये है 3-4 महीने की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, टाइम एंड परफॉर्मेंस का ग्राफ। तो जैसे जैसे इसमें टाइम देते हैं तो आपकी डिसिप्लिन लेवल शुरुआत में 3-4 महीने देखने की तरह होती है। बिल्कुल आप एकदम पूरे
टाइम पर सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप नोट्स बनाते हैं, उसको आप मेमोराइज करते हैं, आप उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं, एकदम डिसिप्लिन कैरेक्टर। बट जैसे जैसे सब्जेक्ट का लोड बढ़ता जाता है आप पर, और आप जानते हैं कि एक बार जब सब्जेक्ट ओपन होने लगते हैं कई सारे, तो आपके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ जाता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है, साइकोलॉजिकल स्टेज है इस प्रिपरेशन में, कि आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद प्रिपरेशन का जो लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया है। मतलब कुछ कर रहे हैं बट बहुत कुछ हो नहीं रहा है। और ये जो लेवल होता है, ये फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, या फिर स्टेट ऑफ हाइबरनेशन और फ्लक्स का जो लेवल है, वो इनएविटेबल डायमेंशन है इस सब्जेक्ट के लिए, देखने में लगता है ऐसा। ठीक है, ये जो लेवल है वो हर एक स्टूडेंट के लिए एकदम आना ही आना है, इस तरह का फेज। बट एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट या अच्छा कोच इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बहुत अच्छी डिलीवरी है उसकी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट वो इस सब्जेक्ट में क्रिएट कर पाता है। इंटरेस्टिंग डिलीवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंटरेस्ट ही उस सब्जेक्ट को और भी ज्यादा आपको उस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने में आपको हेल्प करेगा, और तभी आप ऑन द स्पॉट एनालिसिस कर पाएंगे, आप अच्छे से अच्छे उसके एक्सप्लेनेशन को आप कैटेगराइज कर पाएंगे। और जो बच्चा उसी रिदम को मेंटेन कर सका जो उसने शुरुआत में मेंटेन की थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको यहां पर काफी डिफिकल्टीज फेस हो रही है, और तो उसका जो आगे चल करके ग्राफ होता है बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। वही बच्चा पीटी पास करेगा, वही बच्चा मेंस पास करेगा, वही बच्चा इंटरव्यू देगा और आईएएस बनेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। 10% ही जो क्राउड होते हैं उसमें ये क्षमता पाई जाती है कि इस स्टेज को वो ओवरकम कर पाए। और उसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कितना इंटरेस्टिंगली आपको उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने का। आपके पास जो पेपर 1 है जीएस मेंस का, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए संदर्भ होते हैं, और क्वेश्चंस भी वेरी करते रहते हैं। कभी हिस्ट्री से 7 या 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। इस बार 6 क्वेश्चन था। तो इस बार जो प्रश्न आया उसमें देखेंगे कि 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से थे और 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से थे। और कभी कभी ये सीक्वेंस वेरी करता है, कोई जरूरी नहीं है। कभी 6 क्वेश्चन इस बार पूछा, प्रीवियस ईयर देखे तो ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसी हिसाब से ज्योग्राफी और सोसाइटी के क्वेश्चंस भी अरेंज कर देते हैं लोग। तो ट्रेंड क्या चेंज हुआ है पिछले 5-6 सालों में देखें क्वेश्चन का, तो अब ये लोग एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछते कि पर्टिकुलर इवेंट का कॉज क्या है या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब ये लोग पूरा का पूरा हॉलिस्टिक पीरियड पूछ देते हैं, या एक सेंटेंस को कोट कर देते हैं जिसको कि आपको एक विश्लेषण के तौर पर आपको फैक्ट्स का यूज करते हुए एक्सप्लेन करना होता है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, कि एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो अगर हम ये बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना केवल व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में ही था, मगर भारत की परिस्थितियों ने इसे यहां पर राजनयिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें आप तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करेंगे। तत्कालीन ब्रिटेन में क्या हालात बने थे, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या क्या हो रहा था, उन सब चीजों की आपकी एक समझ होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। उसी तरह के फ्रेमवर्क में आप कई सारे स्टेटमेंट को कोट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये करीब एक इवेंट नहीं है, बल्कि 50 या 100 सालों का एक पूरा का पूरा पीरियड आपको उस कॉपी में 100-200 शब्दों में प्रेजेंट करना होता है। और ये तभी कर पाएंगे जबकि आपको एक बर्ड्स आई व्यूज के साथ साथ किसी भी पॉइंट पर इन डेप्थ कमांड होगा। और दोनों चीज अगर आपके पास है, तब आप इतिहास को काफी अच्छे से, इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से, या किसी भी सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे।
तो कहने का मतलब, जब तक इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा किसी सब्जेक्ट में, आप इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और इन डेप्थ एनालिसिस अगर नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट पर कमांड जो ऑन द स्पॉट एनालिसिस के लिए चाहिए, क्वेश्चन वहीं पर आता है, कोई प्री डिफाइंड पैटर्न क्वेश्चन का नहीं होता है। तो वैसे हिसाब से, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट है। कहते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताब एक बार। जितनी बार उस किताब को आप पढ़ रहे हैं, चाहे जिसको भी आपने बेस बुक बनाया है, जिसे आपने रेफरेंस बुक बनाया है, जितनी बार उसको आप मगअप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर या इन बिटवीन द लाइंस जो कोटेड वर्ड है, जो हिडन मीनिंग है, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लासरूम के लिए भी अपनाया है कि कैसे आपको इफेक्टिवली हम इन चीजों को प्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस पर कि इतिहास में एक मैं आपको टाइमलाइन देता हूं कि भारत जो है, प्राचीन भारत में ही से ही शुरू करें तो भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, गोल्डन बर्ड। हम नहीं बोलते हैं, जितने भी ग्रीक इतिहासकार हैं उनकी लिटरेचर को आप देखें तो गोल्डन बर्ड वर्ड हमेशा वैलिड होता है उनके लिटरेचर में। हमारी प्रॉस्पेरिटी जो थी वो पूरी दुनिया के लिए एक एडमायरेशन थी, एक ऑब्जेक्टिविटी थी, और वो लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए उतना ही ज्यादा उत्सुक रहते थे। तो इसका जो मूल कारण था इस भारत की प्रॉस्पेरिटी का, कि हम लोग उपभोक्ता सामग्री के सबसे बड़े निर्यातक थे। ये यूनानी इतिहासकार के एक मत है इस बात पर कि व्यापार का जो संतुलन था वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में था, और फिर वहां से बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर, भारत लगातार उसका प्रभाव भारत की तरफ होता रहता था। और इस कारण प्राचीन भारत की समृद्धता हर एक लिटरेचर में साफ साफ दिखाई देती है। समृद्ध भारत। फिर जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में खासकर मुगल के शासनकाल में जो यूरोपियों के साथ इसका कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ, तो व्यापार का जो संदर्भ था वो लगातार बढ़ता चला गया, और भी ज्यादा बृहत रूप में हम इसका व्यापार के साथ यूरोपीय देशों का इंटीग्रेशन देखते हैं, और ये लगातार फिर सोने और चांदी का प्रभाव भारत की तरफ होता गया। मगर खासकर जब यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया, और खासकर जो ब्रिटिश ने इस व्यापार के माध्यम से भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, तो इनका एक मात्र ऐसा पॉलिसी होता था, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी से लेकर के अपनी जो इंडिया की पॉलिसी थी उसको इस तरह से फ्रेम करते थे कि धीरे धीरे ये व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हो गया, और भारत ब्रिटिश तैयार सामान का आयातक बन गया, यानी उपभोक्ता सामग्री का आयातक, और इसका परिणाम था यहां से बड़े पैमाने पर धन की निकासी प्रारंभ हुई। और ये जो आधुनिक भारत है, इसका जो फेनोमेना है, जिसको हम लोग ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश उपनिवेशवाद बोलते हैं, भारत में व्यापार संतुलन के सारे संदर्भों को उन्होंने रिवर्स कर दिया। और ये जो परिवर्तन है, इसको हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो सोने की चिड़िया थी वो केवल चिड़िया में बदल गई। एक रफ डाटा आपको देते हैं कि 1757 विश्व व्यापार में जो भारत का योगदान था हस्तशिल्प के निर्यात के संदर्भ में, वो करीब 50% था। यानी पूरे विश्व में हस्तशिल्प के मांग का 50% अकेले भारत से निर्यातित होता था। मगर अगर 100 वर्षों में देखें, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, हस्तशिल्प के विनाश की प्रक्रिया इसी दौरान प्रारंभ हुई, और 1947 तक
ये महज निर्यात 1% तक रह गया। ये जो परिवर्तन है, ये व्यापार संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भारत तब तक उपभोक्ता सामग्री का एक बहुत बड़ा आयातक देश बन चुका था और धन की निकासी ने एक समृद्ध देश को गरीब देश की कैटेगरी में कतार में खड़ा कर दिया था। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद है। यानी कि जो लंदन की समृद्धि है वो दक्कन के कॉटन वीवर्स के बोन्स एंड ब्लड के ऊपर ही लंदन का जो प्रॉस्पेरिटी है वो डेवलप हुआ है। तो 190 साल का जो ब्रिटिश रूल है, इसको हम लोग औपनिवेशिक काल बोलते हैं। और इस काल में कई प्रकार के इंपैक्ट, प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे धन की निकासी हो गई, जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ये सारे सिलेबस के पैटर्न आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिखेंगे। जैसे हस्तशिल्प का विनाश हो गया, जैसे कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सब सारे संदर्भ इस 190 साल के ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति का संदर्भ है। देखिए, एक टाइमलाइन आपको प्रेजेंट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1608 में और सूरत में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान लगाया और करीब 150 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम करने का तरीका था वो केवल व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित था। मैंने शुरू में आपको बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल प्रकृति था वो एक व्यापारिक और वाणिज्यिक कंपनी ही था, मगर भारत के हालात ने कुछ ऐसे परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि एक वाणिज्यिक कंपनी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गया और 1757 में अपने स्कूल का नॉलेज आप इस्तेमाल करें, ये प्लासी की लड़ाई, और इसने भारत के उपनिवेशवादी चरित्र को, भारत के भूमि को एक उपनिवेशवाद की शुरुआत के साथ स्थापित कर दिया। 1757 प्लासी की लड़ाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में संरचनात्मक विकास में लगी थी। 100 वर्षों में इस कंपनी ने करीब 60% इंडिया को ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में परिणत कर दिया। 60% राजा नवाब वो सब इस उपनिवेशवाद की भेंट चढ़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हुई, ब्रिटिश संसद ने कई सारे कानूनों के माध्यम से अपनी पकड़ ईस्ट इंडिया कंपनी पर बनानी प्रारंभ कर दी और ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने स्टैंडर्ड प्रोग्राम होते थे उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए, चाहे वो उसकी सामाजिक नीति हो, चाहे वो उसकी आर्थिक नीति हो, चाहे उसका राजनीतिक विस्तारवाद हो, कभी कभी इस प्रक्रिया का छोटा मोटा छिटपुट विद्रोह होता था जिसे स्थानीय विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह बोलते थे। और हर एक वर्ग ने कंपनी के इस नीति का विद्रोह किया था या विरोध किया था समय समय पर, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उपकरणों का प्रयोग करके दबा देती थी। मगर 1857 का जो विद्रोह था ये एक समग्र विद्रोह था और पहली बार एक एकीकृत चेतना, चाहे कोई विद्रोह में संलग्न हो या ना हो, जो संलग्न नहीं भी दिखाई देता है उसकी मानसिकता, उसकी पूरी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। तो
एक तो वह वर्ग है जो विद्रोह में शामिल किया हुआ सीधे तौर पर दिखाई देता है, और दूसरा वो वर्ग है जिसकी चेतना, जिसकी सहानुभूति उन विद्रोहियों के साथ थी। तो इस कारण से हम देखते हैं कि एक समग्र राष्ट्रवाद था 1857 में जो प्रारंभ हुआ था, और विद्रोह की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर अपना शासन पैकअप करते हुए दिख रहा था। मगर 100 वर्षों में इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि कंपनी ने इंडिया को उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉकेट में डाल दिया था। यानी कि पूरा का पूरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद इस बात पर टिका हुआ था कि भारत में उसकी उपनिवेशवादी चरित्र कितनी मजबूत है, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार भारत को इतनी आसानी से गंवा नहीं सकती थी। और इस विद्रोह ने यह भी साबित कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन तंत्र है वो बिल्कुल खोखला है, हॉलो है। और इसी कारण से 1857 में ब्रिटिश संसद ने कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक अधिकार से मुक्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी रहेगी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी से फ्री कर दिया। और 1947 तक हम देखते हैं कि 90 साल तक ब्रिटिश संसद ने भारत पर सीधा शासन किया। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं 190 साल का भारत में ब्रिटिश का उपनिवेशवाद को सीधे शब्दों में यह समझें कि किसी भी क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल करके उस क्षेत्र का शोषण जो मदर कंट्री के लिए किया जाता है, उस फेनोमेना को हम लोग उपनिवेशवाद का रूप देते हैं, उस उपनिवेशवाद का नाम देते हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी ब्रिटेन को साम्राज्यवादी देश बोलते हैं, इंपेरियलिज्म बोलते हैं, या फिर हम लोग ब्रिटेन को उपनिवेशवादी देश बोलते हैं या कॉलोनियल कंट्री बोलते हैं। इस तरह का हम लोग शब्द यूज करते हैं, बट दोनों का एक ही प्रभाव है और दोनों का एक ही लक्ष्य भी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी हितों की पूर्ति करने के लिए भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार बना। यानी कहने का मतलब, साम्राज्यवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो उपनिवेशवादी चरित्र को लागू करने का होता है, और ये हम इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए मैंने कहा आपको कि एक बर्ड्स आई व्यू के साथ साथ जो पॉइंटेड इवेंट है उसकी आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको ये रेडी होना चाहिए कि किसी खास इवेंट को भी अगर एक्सप्लेन करना है और इसे कनेक्ट करना है पूरे 100 साल के परिप्रेक्ष्य में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यही एक स्पेशलिटी होती है क्लासरूम में सीखने की। जब आप उसको, इस 190 साल के इतिहास को आप 25-30 घंटे में समेट लेते हैं और उस हर एक इवेंट्स की आपको अच्छी जानकारी रहती है कि क्या परिणाम और क्या कारण है, तो फिर आप आसानी से इसे एक आंसर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ग्राफिकल मोड ऑफ स्टडी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जबकि लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ सिलेबस काफी बड़ा हो तो उसके अध्ययन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है। ठीक है, जरा हम एक और ग्राफ आपके सामने रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इतिहास का ज्ञान होगा तो इस ग्राफ को आप और समझिए। ठीक है, देखो बच्चे, जब विद्रोह हो गया 1857 का और ब्रिटिश संसद ने भारत पर सत्ता स्थापित कर दी, तो विद्रोह की पृष्ठभूमि में देखें, ब्रिटिश संसद का सीधा लक्ष्य यही था कि यहां पर कैसे वो अपनी संगठनात्मक और संस्थागत रूप को मजबूती प्रदान कर सके, जिसको हमने नाम दिया पॉलिसी ऑफ कॉन्सोलिडेशन। ये संस्थागत मजबूतीकरण का काम था, अपनी पोजीशन को ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में कॉन्सोलिडेट कर रही। जितना ज्यादा ब्रिटिश संसद ने
संस्थागत संरचना का विकास किया, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया यहां पर, उसका एक ही लक्ष्य था कि उपनिवेशवादी चरित्र को कितना ज्यादा वैधानिक ढांचा प्रदान किया जा सके, कितना ज्यादा एक कॉन्सिस्टेंट सोर्स के रूप में इंडिया का इस्तेमाल कर सके, चाहे वो रॉ मटेरियल प्राप्त करना हो, चाहे भारत को एक ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के तैयार सामान का बाजार बनाना हो। तो पॉलिसी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की या फिर ब्रिटिश संसद की, वो इसी के आसपास घूमती रहती थी, और जिसका परिणाम था इंग्लैंड में तीव्र गति से औद्योगिक क्रांति हुआ। और भारत की धन की निकासी ने यहां पर जो धन का काफी बड़ा संकट खड़ा हुआ, पूंजी का निर्माण नहीं हो पाया, तो यहां पर औद्योगिकरण भी नहीं हो पाया। मगर भारत को बाजार तो बनाना था, और जिसके पास क्रय शक्ति होगी बाजार वही है। उस क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए यहां पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, इसको ज्यादा से ज्यादा मूलतः जो टर्सरी सेक्टर, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया, और उद्योग ऐसे बनाए गए, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग ऐसे बनाए गए जो कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी तैयार माल नहीं, वैसा माल जो उद्योग में इस्तेमाल हो सके और इंग्लैंड में तैयार होकर के वो भारत बाजार के रूप में आ सके। तो हम लोग ये देखते हैं कि फेज ऑफ कंसोलिडेशन, जितना ज्यादा संगठनात्मक चरित्र मजबूत हुआ, राष्ट्रवाद उतना ही ज्यादा उभर कर सामने आया। ठीक है, तो यह है राष्ट्रवाद का स्वरूप। नेशनलिज्म, हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे भारत में प्रारंभ हुआ। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 1857 से पहले सामान्य भारतीय अपने आप को मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, बंगाली कहना ज्यादा पसंद करते थे भारतीय कहने के बजाय। बट यह परिवर्तन 1857 के बाद दिखाई देता है। जो मैंने कहा कि एक समग्र चेतना थी उस विद्रोह में शामिल, जिसने राष्ट्रवाद के चरित्र को और भी ज्यादा मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश संगठनात्मक संरचना के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ब्रिटेन ने जिन उपकरणों की सहायता से भारत में राष्ट्रवादी चरित्र को मजबूत किया, भारत में उपनिवेशवादी चरित्र को मजबूत किया, उसी उपकरणों की सहायता से भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो उभर कर सामने आया। ये जो पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन है और ए पॉलिसी दैट रिजल्टेड इन नेशनलिज्म, ये साथ साथ मतलब जिन उपकरणों के सहायता से ब्रिटिश ने उपनिवेशवादी संरचना को मजबूत किया, उसी उपकरण का इस्तेमाल करके भारतीयों ने अपना राष्ट्रवादी चरित्र भी मजबूत किया और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। फिर देखिए 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, हम लोग देखेंगे कि किन परिस्थितियों में और क्यों इसकी स्थापना हुई। कई सारे थ्योरीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 में हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रारंभ हुआ। यानी ये जो राष्ट्रवादी चेतना थी उसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसका परिणाम ये था कि यहां पर विभाजन और शासन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विभाजन और शासन की नीति ब्रिटिश को अपनानी पड़ी। ब्रिटिश भी भारत में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से अपनी उपनिवेशवादी चरित्र को परिवर्तित करते रहती थी। तो पहला कंसोलिडेशन था और दूसरा डिवाइड एंड रूल, और इसका मूल कारण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर 1915 मोहनदास करमचंद गांधी की एंट्री। 20 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में गांधी ने अपने जिन तकनीकों का एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो सत्याग्रह हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो हड़ताल हो, इन सभी टेक्निक की मदद से गांधी ने जन चेतना को प्रेरित करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि गांधी के भारत में आने से ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी परिणति जन आंदोलन में हो गई।
ठीक है। और 1920 पहला जन आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था, पहली बार भारत में ब्रिटिश को जन आंदोलन से जब साक्षात्कार हुआ है उसका, तो ब्रिटिश ने यह महसूस किया कि गांधी के इस प्रेरित जन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हमें पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, हमें सहयोग या संतुलन स्थापित करना चाहिए। और जब उपनिवेशवादी शक्ति जन आंदोलन से कॉम्प्रोमाइज करने लगे, इसका सीधा मतलब था कि उसका नियंत्रण काफी कमजोर होता चला गया। और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि 1947 में जन आंदोलन जहां भारत की आजादी को प्रेषित किया, वहीं 1947 में जाहिर है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति और ब्रिटेन को भारत से, ये जो वॉर ऑफ पोजीशन है, ये जो हितों का संघर्ष है ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच, ये पूरा का पूरा पीरियड हम इसे देख सकते हैं कि 90 साल का काल जो है वो राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन तीनों को डिफाइन करता है। तो दूसरी तरफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन, डिवाइड एंड रूल और कंप्रोमाइज, ये उसके समकक्ष। तो इस ग्राफ को समझने से आपको कम से कम जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। और इसी बीच में आप सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, इसी बीच में आप सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो ये तरीका है जो मॉडर्न क्वेश्चंस को आप आसानी से मेंस में डील कर पाते हैं। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि इतिहास में काफी सारे फैक्ट्स होते हैं, कैसे याद करें? ये जेन्युइन क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन में ना तो डेट और ना ही ईयर पर कोई सवाल पूछता है, ना ही पूछेगा। आप अगर याद करना चाहते हैं तो दो तरीका होता है कि कुछ बच्चा क्या होता है कि ईयर्स के हिसाब से इवेंट्स को याद कर लेता है। यह सबसे मुश्किल काम है याद करना इतिहास में, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ईयर एंड देन इवेंट्स अकॉर्डिंगली। बट सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पहले इवेंट्स को समझिए कि कोई भी घटना हुई इतिहास में तो उसके पीछे कारण क्या है और परिणाम क्या है। अगर ये चीज आप अरेंज कर लेंगे तो ईयर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और तब ये विषय आसान हो जाएगा। तो इसीलिए तरीका वही अपनाइए कि पहले विषय वस्तु को समझ लें, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें ईयर ऑटोमेटिकली रिलेट करके आप याद कर पाएंगे, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है। 90% चीजें इतिहास में बिल्कुल डोंट गो टू लर्न बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही फॉर्मूला होता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। और भी जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब एक्सपर्ट आपको बताएंगे डिफरेंट तरीका। मैं आपको इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा हूं और कैसे इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, इस पर थोड़ी जो डिस्कशन जो टाइम है उसमें हम लोग समझ लेंगे। फिर देखिए कि नोट्स बनाने का तरीका भी और रिवीजन, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाई की है पूरे साल उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। कुछ बच्चे होते हैं कि एक तो क्लास नोट्स बना लिया, ठीक है, और उसके साथ जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल डिस्कस हुआ क्लास में या बुक डिस्कस हुआ उसके अलग अलग नोट्स बनाने प्रारंभ कर देते हैं। यानी एक विषय के 5-6 नोट्स हो गए। आपने खुद बनाया है उसे, आपने कॉपी नहीं किया, आपने खुद बनाया है। और वैसे हालात में आप रिवीजन मोड में जब जाएंगे, जो लास्ट मोमेंट का टाइम होता है, मैंने बोला है कि टोटल माइंड पावर है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ हैं ये शो करता है कि आपने कौन सा अप्रोच लिया है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का और उस पर आपकी पकड़ साइकोलॉजिकली कितनी ज्यादा है। तो देखिए, मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि क्लास में जब आप नोट्स बनाते हैं तो काफी स्पेस होना चाहिए उस नोट्स में, और जो भी रेफरेंस मटेरियल हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं
अगर वो से लगता है कि कुछ उसमें अच्छा है, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल गए हैं, उसको उसी नोट में अगर लिख लें, तो लास्ट में जो रिवीजन का टाइम होता है वो ये सिंगल बुक ही होता है, सिंगल नोट्स आपका, जो आपका अपना इंडिविजुअल सेल्फ क्रिएटेड नोट्स है, और इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। कोचिंग का तो महत्व है, मैंने बताया आपको कि जो चीजें आप 3-4 महीने में पढ़ेंगे, 30-40 घंटे में आपके सामने रख दिया जाता है, और वो भी एक बड़े टेक्निकल और सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी समझ के अनुकूल, तो हमेशा रहता है इसका महत्व। मगर ये जो आप क्रिएट करेंगे ये आपका अपना होगा, और तब जब आप रिवाइज करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर आप 5-6-7-8 किताबें खोल देंगे रिवीजन के मोड में, तो फिर आप बहुत स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपके थॉट्स स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपके जो फैक्ट्स है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। इसीलिए सिंगल बुक 10 टाइम्स, इस तरह के फॉर्मूला को आपको शुरू से कैटर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी विषय पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये टेक्निक है प्रिपरेशन का, वेरी एलिमेंट्री लेवल की आपको ये एफर्ट लेनी पड़ेगी। फिर देखिए कि हम लोग वापस चलते हैं, जरा इतिहास पर भी रखते हैं, क्योंकि अन्य विषय जो है वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे। गांधी पर एक नजर डालते हैं आप। मैंने कहा कि 20 साल के अनुभव के बाद 9 जनवरी 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए, हर एक साल आप एनआरआई डे मनाते हैं, शुरुआत में गांधी का बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरी था, इफ यू हेल्प ब्रिटिश, ब्रिटिश विल हेल्प यू। यानी कि गांधी ब्रिटिश के साथ लॉयल, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेटर, सहयोगात्मक रुख रखना चाह रहा है, और ब्रिटिश को पर्याप्त मौका देता था गांधी कि वो गलतियों को सुधारे या रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। बोर्स वॉर में जब साउथ अफ्रीका में थे गांधी, उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस चलाई, ब्रिटिश ने काफी इसे एडमायर किया था। जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत आए, उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि ब्रिटेन इज इन डिफिकल्टी, इफ यू हेल्प ब्रिटिश, ब्रिटिश विल हेल्प यू। तो इस तरह से जो सहयोगात्मक रूप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी रिवर्ट बैक किया और गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो जो प्रारंभिक जर्नी है गांधी की, ये बिल्कुल एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में ब्रिटिश के साथ चल रही थी, और ब्रिटिश ने भी गांधी के कई सारे संदर्भों को रिस्पॉन्ड किया। खासकर मैं बताऊं आपको, चंपारण सत्याग्रह ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था जो किसी भारतीय ने लीड किया, और ब्रिटिश ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करके इसे समाप्त कर दिया। गांधी की सफलता है। चंपारण आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने गांधी के स्ट्रेंथ को रियलाइज किया था कि डिस्कशन एंड डिबेट टू कम आउट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, ये जो सत्याग्रह है उसका स्ट्रेंथ क्या है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, फिर खेरा किसान आंदोलन, लगातार इन 3 आंदोलनों से गांधी ने अब भारत में एक खास छवि बनाई, और जो जन आधार होना चाहिए किसी भी नेतृत्व का, गांधी ने किसान और मजदूरों के माध्यम से भारत में यह क्रिएट कर लिया था, और यही गांधी का स्ट्रेंथ है। मगर 1919 तक कुछ ऐसे इवेंट, जैसे आप रॉलेट एक्ट जानते होंगे, जालियांवाला बाग का इंसिडेंट जानते होंगे, इस इंसिडेंट में जो ब्रिटिश का रिस्पांस था, चाहे वो ब्रिटिश पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, या ब्रिटिश थिंक टैंक जो वहां पर थी, किस तरह से उसने जालियांवाला बाग एपिसोड को रिस्पॉन्ड किया, इतने इस नरसंहार को किस तरह से ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड किया, इसने गांधी को एक नया थॉट दिया कि वो ब्रिटिश के बारे में अपनी राय क्या रखता है। जब जनरल डायर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे आरोपों से मुक्त कर दिया,
तो गांधी का सिंपल स्टेटमेंट था। सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि केवल ब्रिटिश सरकार जो भारत में है वो बुरी नहीं है, बल्कि पूरी ब्रिटिश प्रणाली ही बुरी है। और इस ब्रिटिश प्रणाली के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग पाप है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ब्रिटिश के साथ लॉयल था, जो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेटर था, वो धीरे धीरे और सहयोगात्मक और विरोध में उतर आया, और जिसका पहला प्रयोग 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन के दौरान देखते हैं। और जैसे जैसे जन आंदोलन काफी तीव्रता के साथ बढ़ता गया, जो गांधीयन टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन है, गांधी के कई सारे प्रयोग हैं, जो उनका रचनात्मक कार्य होता था दो आंदोलनों के बीच में, जो लोगों को घर घर जाकर के वो राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य को समझाते थे और फिर उसे उस जन आंदोलन में शामिल करते थे। तो ये जो व्यापक जनाधार विकसित हुआ, इसने ब्रिटिश पर दबाव की बड़ी महत्वपूर्ण नीति बनाने में गांधी का योगदान या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रखर रूप दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि गांधी ने 3 जन आंदोलन प्रेरित किए थे। एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे जनाधार विकसित होता जाता है, वैसे वैसे आंदोलन की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। यहां पर बोलते हैं कि सहयोग नहीं करेंगे। फिर कई सारे लोग जो अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़े थे, वो जैसे जुड़े तो गांधी का स्ट्रेंथ पड़ा, तो कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आंदोलन। तो भले ही आंदोलन की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही हो, भले ही गांधी का जो जन आधार है राष्ट्रीय आंदोलन का वो बढ़ता जा रहा हो, मगर आंदोलन का लक्ष्य हमेशा एक ही रहा था, और वो था स्वराज। स्वराज। गांधी यहां भी बोलते थे स्वराज, गांधी यहां भी बोलते थे स्वराज, और गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी स्वराज शब्द का ही इस्तेमाल किया। यानी स्वराज का जो अंतिम लक्ष्य है वो निश्चित रूप से भारत की आजादी था। मगर समय के परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को कैसे गांधी ने एक नया आयाम दिया, ताकि गांधी को यह विश्वास हो सके कि भारतीय जन चेतना इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो ब्रिटिश नियंत्रण को सीधे चुनौती दे सकती है। और इस परिप्रेक्ष्य के इंतजार में गांधी ने कई पॉज लिए, कई बीच में विराम लिया, और अंततः जब गांधी ये पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि भारतीय जन चेतना ब्रिटिश नियंत्रण को चुनौती देने में पूरी तरह से सक्षम है, तो अंतिम जो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य के लिए गांधी ने उसे प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग आधुनिक भारत को देखते हैं। उसी में आप देखिए, जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर के थीम काफी महत्वपूर्ण है। इस बार जो मेंस में क्वेश्चन आया था फिलॉसफी ऑफ आर्ट करके, तो कई सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ते और उन्हें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ये गलती कर दी। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ आर्ट को अपने दिमाग में इंटरप्रेटेट कर लिया कि फिलॉसफी एंड आर्ट है, और कुछ फिलॉसफी के कंटेक्स्ट और कुछ आर्ट के कंटेक्स्ट लिखकर क्वेश्चन गलत हो गया। फिलॉसफी ऑफ आर्ट जो है वो डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और कई सारे, जैसे अपने पास जो ग्रंथ है सौंदर्य शास्त्र या फिर नाट्य शास्त्र, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है, और उसके आधार पर जब स्कल्पचर को हम लोग डिफाइन करते हैं वो आर्ट है। जैसे आप नटराज की स्टैच्यू को ही ले लीजिए, उसमें शिवा का काफी सारा जो प्रेजेंटेशन है वो लाइफ की फिलॉसफी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई। जैसे शिवा के हाथ में एक ड्रम है, ड्रम इज व्हाट, अ साउंड ऑफ क्रिएशन है, और दूसरे हाथ में फायर है,
ये क्या शो करता है? ये डिस्ट्रक्शन को शो करता है। इसका मतलब दोज हु आर क्रिएटेड आर बाउंड टू डिस्ट्रॉय। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, बाउंड टू डिस्ट्रॉय। और देखेंगे एक साइकिल है, सर्किल है जो कॉस्मोस को, एवरीथिंग इज अंडर दैट, और उसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो टाइम को डिटरमाइन करता है। महाकाल, नेवर एंडिंग टाइम साइकिल। तो इस तरह से ड्वार्फ के रूप में शिवा को दिखाना एक ईगो को, एक ईगो कितना छोटा होना चाहिए उसको प्रेजेंट करता है। वो अर्धनारीश्वर की संकल्पना है उसमें। तो इस तरह का जो फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन आर्ट में प्रेजेंट किया जाता था, क्वेश्चन बेसिकली उसे पूछ रहा था। तो हमेशा अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार 3 बार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन की थीम आपने समझ ली तो इसका मतलब आपके पास एनफ नॉलेज है जब आप उसको मेंस में लिख पाएंगे। तो ये प्रिपरेशन का तरीका होता है। जब कोई यूपीएससी की तैयारी करने से पहले जो मेंटल बैकअप लेके चलना चाहिए वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट में टेक्निकली आप उसको ग्रैस्प करिए तो कई सारे पेजेस सिमट के एक पेज में आ जाते हैं। इसीलिए लेंथ ऑफ सिलेबस, जो वास्टनेस है, वो बिल्कुल एक मेथिकल कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। पढ़ने का तरीका जो है वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और कभी भी आप प्रीलिम्स और मेंस को आइसोलेट करके काम नहीं करें। जब तक आप कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं रहेंगे, आपके फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएंगे। तो वो टाइम चला गया जब प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट करते थे। मैंने बताया आपको कि खासकर अगर इतिहास विषय के बारे में देखें तो आपको जो इंटरप्रिटेशन का डायमेंशन है वो पहले इवेंट को क्रोनोलॉजिकली करना पड़ेगा और बाद में आप उसमें इवेंट को पुट इन करेंगे, ठीक है? और तब जाकर के वो आपका सब्जेक्ट काफी परफेक्शन के मोड में आएगा। तो हमने कोशिश की आपको कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दें जो कि 1 घंटे में आपके लिए हेल्पफुल हो सके, और कुछ प्रेजेंटेशन कि आसानी से आप इन चीजों को कैसे समझ पाएंगे। होपफुली आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा। रेस्ट जब हम लोग आएंगे तो पूरे उसको एक्सप्लेनेटरी मोड में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।